बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 358 मुलाहिज़ा फरमाएं। चलो मैंने उसे अपने खाते में रख लिया। मैंने सदफ को छेड़ा। बहरहाल शहजाद बड़े भरपूर अंदाज में ज़रगुल की तरफ बढ़ा है। देखो ये ऊँट किस करवट बैठता है। उसने कुरीदने वाले अंदाज में पूछा, तुम्हें शहजाद की इस हरकत पर कोई एतराज़ नहीं है? मैं कौन होता हूँ एतराज़ करने वाला? मैंने उसके ज़ाविये को समझते हुए कहा। वैसे शहजाद ने मुझसे NOC ले लिया है। ओह! सदफ ने एक तवील और गहरी सांस खींची। इस शो में दुनिया जहान का सुकून भरा हुआ था। ज़रगुल के हवाले से उसका ज़हन साफ हो गया था। मैंने एक बात खास तौर पर महसूस की थी और वो ये कि साहिल के मामले में सदफ ने कभी किसी किस्म का कोई एतराज़, मनफी एतराज़ी रवैया इख्तियार नहीं किया था। अलबत्ता वो ज़रगुल को मुझसे दूर देखने की तमन्नाई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसका ये रवैया एक खास ज़ाविये का था। वो साहिल के अलावा किसी लड़की को मेरे करीब देखने की रवादार नहीं थी। उसकी ये मोहब्बत का पहलू बड़ा मुनफरिद और अनोखा था। मैंने उस पर जितना गौर किया उलझता चला गया। सदफ उन लड़कियों में से थी जिन्हें समझना आसान नहीं होता। उन पर गौर व फिक्र से समझ की चूलें हिल कर रह जाती हैं। थोड़ी देर बाद हम सदफ की वाइट सनी में जोर स्टूडियो की तरफ जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर सदफ का कब्जा था और मैं एड्रेस के सिलसिले में उसकी रहनुमाई कर रहा था। मैंने अचानक उससे पूछा, सदफ तुम्हारे बाजू का जख्म अब कैसा है? लाहौर में चौधरी दिलदार की कोठी पर फैसल को काबू करते हुए सदफ का बायां बाजू कूनी के करीब से जख्मी हो गया था। लगभग 2 इंच का कट आया था। बाद अज़ां मैंने उसकी मरहम पट्टी कर दी थी। सदफ खुद भी एक डॉक्टर थी। मेरी मेडिकल स्किल उसके लिए हैरत का बायस थी। उसने बताया जख्म ठीक है, थोड़ी इंटन और दर्द बाकी है। बहरहाल ये बाजू इस्तेमाल करने में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं होता। अब मज़कूरा स्टूडियो पहुंच गए। नसीम जोहर एक ब्यूटिशियन ही नहीं बल्कि वो एक अच्छा हेयर ड्रेसर भी था। उसके साथ ही उसे फोटोग्राफी के फन में भी बल्का हासिल था। जिस तरह एक बायर प्लास्टिक सर्जन एक अच्छा आर्टिस्ट भी होता है, इसी तरह नसीम जोहर भी एक मुकम्मल आर्टिस्ट था। एक इंसान के चेहरे पर काम करके उसे किसी दूसरे इंसान का उलिया देना आर्ट नहीं तो और क्या है। शायद यही वजह थी कि उसने अपने कारखाने का नाम स्टूडियो रख छोड़ा था। सदफ ने मुझे बताया कि वो नसीम जोहर के नाम और शोहरत से वाकिफ है। ताहम मुलाकात का आज पहली मरतबा मौका मिल रहा था। नसीम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अंदर से मैंने उसका स्टूडियो देखा तो दंग रह गया। वहाँ की आराइश और ज़ेबाइश बैनुल अक़वामी मियार की थी। हमारी मुख्तसर सी तबादले के बाद वो मकसद की बात पर आ गया। मैंने कहा, एक तो आप मुझे तब्दील करें यानी मेरे चेहरे को चेंज दे। उसके साथ ही कुछ मजीद कारआमद टिप्स की भी बहुत ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ इस सिलसिले में खुद कफील हो जाऊँ। वो बात सुनने के दौरान बगौर मेरे चेहरे का जायजा ले रहा था। मैं खामोश हुआ तो उसने कहा, क्या तुम किसी मखसूस शख्स के उलिये में आना चाहते हो? नहीं, मैंने 2 टोक लहजे में कहा। मैं बस इतना चाहता हूँ वजदान नजर ना हो, बाकी सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। तुम्हारे फेस कट्स माजी के एक सुपरस्टार से बड़ी हद तक मिलते हैं। वो गंभीर आवाज में बोला और मुसलसल मेरे चेहरे को घूरता रहा। मैंने पूछा, कहाँ के सुपरस्टार, हॉलीवुड या फिर लॉलीवुड? मैं हॉलीवुड के मायनाज अदाकार येल ब्राइस की बात कर रहा हूँ। ओह, मैंने मुतासफाना अंदाज में कहा। मैंने येल ब्राइस की 2-3 फिल्में देखी हैं, लेकिन हम दोनों की मुशाबत में बहुत फर्क है। मैं मुशाबत के नहीं फेस कट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे उसके करीब करीब बना दे, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, मगर मेरे बाल सलामत रहना चाहिए। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और बोला, तुम इसकी फिक्र ना करो। हॉलीवुड का मारूफ अदाकार येल ब्राइस टेलीस वाला की तरह हर वक्त अपना सर मुंडवा कर रखता था। बेबाल सर उनकी मखसूस शिनाख्त थी। पता नहीं मुहावरे के मुताबिक वो दोनों फारिग बाल भी थे या नहीं। नसीम अपने काम में मसरूफ हो गया। उसके साथ ही वो मुझे मुफीद मशवरों से भी नवाजने लगा। जब उसने मेरा मेकअप खत्म किया तो मैं इस दुनिया के लातादाद इसरार और निकाह से आगाह हो चुका था। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत थी। प्रैक्टिस ही किसी शय को मुकम्मल बनाती है। नसीम ने कहा, मैंने तुम्हारा जो मेकअप किया है, अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की गई तो ये 24 घंटों तक बिल्कुल ऐसा रहेगा। आजकल मौसम में ज्यादा हिद्दत नहीं, इसलिए मज़कूरा लिमिट में इजाफा भी हो सकता है। उसके बाद नसीम ने मुझे मजीद अहम रुमूज से आशना किया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के स्प्रिंग पैड्स की मदद से चेहरे के खदो खाल को तब्दील किया जा सकता था। कॉन्टैक्ट लेंस के साथ साथ गालों और नथनों के फैलाव और सुकड़ाव की टेक्निक भी बताई। नकली मूंछों और दाढ़ी का इस्तेमाल भी सिखाया। अलगर्ज उसने मिनास बाकर से ताल्लुक का हक निभा दिया। जब हम वहाँ से रुखसत हुए तो मुख्तलिफ किस्म के ज़रूरी सामान की एक बड़ी तादाद व मिकदार भी हमारे साथ थी। इस सामान के लिए मैं क्या पेश करूं? मैंने शाइस्त की इखलाकियात निभाने की कोशिश की। वो बेतकल्लफी से मुस्कुराया और बोला, कुछ भी नहीं, मिनाज साहब ने मुझे इस सिलसिले में मना कर दिया है। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। जीरा व बहस की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी, लिहाजा हम उसके स्टूडियो से निकल आए। खालिद बिन वलीद रोड पर आने के बाद मैंने सदफ से कहा, हमें वापस फ्लैट पर जाना है। उसने गाड़ी को अलामा इकबाल रोड पर डाल दिया। 4 मिनट बाद हम तारिक रोड पर थे। हम फ्लैट के अंदर दाखिल हुए तो सदफ ने कहा, वहीदान, तुम्हारा बदला वो हुलिया बता रहे, तुम किसी नहायत ही अहम मिशन पर रवाना होने वाले हो। तुम मुझसे छुपा क्यों रहे हो? मैंने उल्टा उसी को पकड़ लिया। सदफ, तुमने वादा किया था गुज़िश्ता रात वाले बारके के बाद तुम इस आतिशी खेल से अलग हो जाओगी और पूरी तवज्जो अपनी तालीम पर दोगी।
मैंने उसी वादे की बुनियाद पर तुम्हें कल रात अपने साथ रखा था और अब तुम। उसे मेरी बात मुकम्मल ना होने दी और बात को संभालते हुए बोली, मैं कब तुमसे जिद कर रही हूँ कि आज के मिशन में भी मुझे अपने साथ रखना। उसके अंदाज में कुछ टका छुपा था। मैं तो सिर्फ जानना चाहती हूँ तुम आज किस किस्म की हंगामी मसरूफियात में रहोगे। उसने बात ऐसी कर दी कि मैं उसे जेडी मलिक के बारे में बताने पर मजबूर हो गया। सद्दफ एक काबिल एतमाद और मुखलस दोस्त थी। ऐसे जानिसार साथियों पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता था। मैं तो उसे महज महफूज रखने के लिए एतराज बरत रहा था कि कहीं वो भी मेरे साथ परवाज के लिए पर ना तोड़ने लगे। मैंने ठहरे हुए लहजे में उसे बताया, सद्दफ तुम जान चुकी हो मिनाज साहब की फैमिली पर जो क़यामत बर्पा की गई है, इसका जिम्मेदार चौधरी नवाजिश के एक मोर्रा खास जेडी मलिक है। मैंने उसके आलाकार 4 कमांडोज को जहन्नुम वासिल कर दिया है। शहजाद उन कमांडोज के अब्बा जान यानी जेडी मलिक को इबरतनाक अंजाम से गुजारना चाहता है। हमें पता चला है कि मलिक अपने एक दोस्त सफ्तर अली के बंगले पर छुपा बैठा है। जेडी मलिक को दार्थ नादमाबाद के मजकूरा बंगले से निकालकर शहजाद के हवाले करूंगा, बाकी वो जाने और उसका काम। मेरी बात खत्म हुई तो वो कदरे मुतमईन नजर आने लगी। मैंने उसकी तसल्ली की खातिर मजीद कहा, सद्दफ तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा हूँ। आज एक मिशन में तुम मेरा साथ दोगी। उसकी आंखें चमक उठी। कौन सा मिशन? लंच मिशन। क्या तुम मेरे साथ कहीं लंच पर जाना चाहते हो? कहीं क्या मतलब? मैंने तेज लहजे में कहा, आज का लंच तुम्हारे घर पर होगा। वो हैरत भरी नजर से मुझे देखने लगी, मगर मैं तो उन्हें मना कर चुकी हूँ। तो क्या मना करने के बाद तुम्हारे घर वाले हमें खाना नहीं देंगे? ऐसी बात नहीं। वो उलझन ज़दा लहजे में बोली, मेरा मतलब है वो एहतमाम। किसी एहतमाम की कोई जरूरत नहीं। मैंने कतिये से कहा, जो दाल रोटी मिलेगी वो खा लेंगे। असल मकसद तो तुम्हारे पापा मामा से मुलाकात करना है। दावत और एहतमाम फिर कभी सही। वो इसी दौरान में यकटक मेरे चेहरे का जायजा ले रही थी। जल्दी से बोली, लेकिन इस वक्त तो तुम अपने हुलिये में नहीं हो। मेरा मतलब है वजदान की बजाय कुछ और बन चुके हो। मैं वजदान की हैसियत से तुम्हारा तारुफ किस तरह कराऊंगी? ये तो एक खुला झूठ होगा। मामू और रंगजेब ने जिस वजदान को देखा है, पापा उससे मुख्तलिफ वजदान को देखेंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैंने मुतदिल लहजे में कहा, और ना ही तुम्हें खुला या बंद झूठ बोलने की जरूरत है। तुम सीधा सीधा कह सकती हो इस वक्त बेखलके मेकअप में हूँ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो मुतमईन होगी। मैंने मेकअप और गेटअप के सामान को फ्लैट में ला किया और सद्दफ की वाइट सनी में सवार होकर उसके घर वाक़े फेज 1 डिफेंस सोसाइटी रवाना हो गया। सद्दफ की रिहाइश CFK के साबिक साउथ के नजदीक ही थी, जहाँ करीब एक सरसब्ज़ो शादाब पार्क भी था। मज़कूरा पार्क के कोने में जदीद तर्ज़े तामीर की हामिल एक छोटी सी मस्जिद भी थी। सद्दफ से मेरी पहली मुलाकात उसी पार्क में हुई थी। रास्ते में मैंने सद्दफ से पूछा, जब मैं तुम्हारे DSP मामू और रंगजेब खान से पहली मरतबा मिला था तो तुमने एक क्लास फेलो की हैसियत से मेरा तारुफ करवाया था, याद है ना? जब एक रेस्टोरेंट में सिकंदर नामी गुंडे से मार का हुआ था, वो तुम्हारी कजन नादिया के साथ बदतमीजी कर रहा था। उस मंजर का एक लम्हा मुझे अच्छी तरह याद है। वो ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? यही क्या आया तुमने अपने वालिदैन से भी इसी हवाले से मुझे मुतारफ करवाया है? तुम्हारा इब्तदाई तारुफ फल फूल और फैल कर अब काफी तवील व अरीज हो चुका है। वो वजाहत करते हुए बोली, नादिया को तुम्हारी असलियत मालूम थी और वो हमारी हमराद अमीन भी है, लेकिन जब तुम मुझे समझा बुझा कर लाहौर में छोड़कर कराची आ गए तो तुम्हारे तारुफ को खोलना जरूरी हो गया। मामू जानते थे तुम फरीद पाशा की कोठी पर रुके हुए हो और मैं तुम्हारे साथ किसी गांव की सैर को जा रही हूँ। हम दोनों ने गांव की सैर का लुत्फ जिस तरह उठाया वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। हजामाबाद फरीद पाशा की गुलबर्ग वाली कोठी पर जो खून आशाम वाकयात पेश आए वो मामू के इल्म में भी आ गए। वो पाशा अंकल से जाकर मिले तो मजीद नई कहानियां उभर कर सामने आ गई। मामू ने घर आकर इस सिलसिले में मुझसे इस्तफसार किया तो मैंने तमाम मसलेतों को बालाए ताक रखकर उन्हें हकीकत से आगाह कर दिया। कौन सी हकीकत? उसकी बात खत्म हुई तो मैं पूछे बिना ना रह सका। तुम्हारी हकीकत? और कौन सी? मैं सर पकड़ कर रह गया। तुम्हें इतना ज्यादा तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत भी नहीं है कि सर पकड़ कर बैठ जाओ। मेरी समाज से सद्दफ की तसल्ली बरदार आवाज टकराई। मैंने अपने हवाले से एक लफ्ज बताकर नहीं दिया। ये तो और भी ज्यादा खतरनाक बात है। मैंने कहा, तुम्हारे पापा को तशवीश हो सकती है कि उनकी बेटी एक ऐसे शख्स के साथ क्यों घूमती फिरती है जो दर दर की खाक छानते हुए अपने दुश्मनों से निबर्द आत्मा है। मैं तुम्हारी खूबियों और सलाहितों को उजागर किया है। वो संजीदगी से बोली, लिहाजा पापा के दिल में तुमसे मिलने का इश्तियाक जागा। फिर अंकल जुल्फकार ज़ैदी से भी पापा की बात हुई थी। तुम समझ रहे हो मैं कौन से अंकल का जिक्र कर रही हूँ? मेरा ध्यान इस वक्त किसी और ताने बाने में लगा हुआ था, इसलिए बेतोजी से कह दिया, पता नहीं तुम अपने कौन से अंकल की बात कर रही हो। एक तो तुमने अंकल भी वो सारे पाल रखे हैं और सब के सब भी तगड़े। वो मेरी बात का बुरा मनाए बगैर बोली, मैं एयरपोर्ट मैनेजर जुल्फकार ज़ैदी का जिक्र कर रही हूँ। तुम्हें याद है ना, डार्लिंग के सिलसिले में उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। मैं डार्लिंग के जिक्र पर चौंक उठा और मुझे एयरपोर्ट पर पेश आने वाला वो अजीबो गरीब वाकया याद आ गया। डार्लिंग नामी उस पुरस्कार सफेद बिल्ली ने लाइव स्टॉक कंटेनर में पहुंचते ही ऐसा चक्कर चलाया था कि वहां मौजूद तमाम जानवरों की एहतजाजी सदाएं हर तरफ गूंजने लगी थी। वो लड़की डॉक्टर भी बन रही है और लड़ाई भिड़ाई के फन की भी माहिर है। मेरे दिल में उसे देखने का इश्तियाक जाग उठा है।
ये बड़ा अजीब सा कम्बिनेशन नहीं है साईं? ऐसा वैसा अजीब काजी साहब, मिनास बाकर ने संजीदगी से कहा, लेकिन ये एक हकीकत है और आपने इश्तियाक जागने का क्या जिक्र कर दिया जनाब। वैदान एक फोन करेगा तो वो दौड़ी चली आएगी। सदर से मुलाकात करवाना तो इसकी बाएं चुटकी का खेल है, वो इसकी कोई बात नहीं डालती। खुदा खैर करे वैदान की, फरीद पाशा ने शरारत अमेज अंदाज में कहा। दो का तजरिबा बड़ा खतरनाक होता है, चाहे वो बीवियां हों या महबूबाएं। ये तो कोई खम से पूछे। फरीद पाशा ने 2 शादियां कर रखी थी। नाइला उसके साथ शहर में रहती थी, जबकि शाहीन नामी पहली बीवी उसके आबाई गांव सैयदपुर में ससुराल में रहती थी। इससे पहले कि ये मौजू कोई संगीनी इख्तियार कर जाता, मैंने काजी सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहा, काजी साहब अगर आप सदर से मिलना चाहते हैं तो मैं किसी वक्त उसे बुला लूंगा, ये कौन सा मुश्किल काम है। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने पूछा, और सुनाए बनी सर का क्या हाल है। वो मुझे अपने इलाके और हालात से आगाह करने लगा। थोड़ी देर बाद मैं फरीद पाशा से उसके बाप के इंतकाल की ताज़ियत कर रहा था। काजी और पाशा अकेले ही आए थे। शबाना किशोर इसी दौरान में थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर उठकर घर के अंदरूनी हिस्से में चला गया। आखिर में मैंने पाशा से गुलबर्ग 3 फाजलिया कॉलोनी वाली कोठियों के बारे में दरियाफ्त किया। वो यकदम संजीदा हो गया और गंभीर लहजे में बोला, यार वैदान तुम वहाँ लाहौर में बड़ा लंबा चौड़ा पवाड़ा डाल आए थे, लेकिन बहरहाल मैंने सारे मामला सेट कर लिए हैं। जरा देर को रुक कर वो इजाफा करते हुए बोला, ताल्लुकात का जमाना है यार, अगर मेरी जगह कोई खमातड़ होता तो लग जाता बेचारा किसी तारीख खड्डे में। काजी दोस्ती और ताल्लुक के तफैल पंजाबी के अच्छे अल्फाज से आशना था। फरीद पाशा ने पवाड़ा का लफ्ज इस्तेमाल किया तो वो मानी खेज नजर से मुझे देखने के बाद पाशा से बोला, वैदान जहाँ जाता है वहाँ पवाड़ा डाल कर ही आता है। अंदरूनी सिंध में भी इसने कुछ कम अफरा तफरी नहीं मचाई थी। फिर हमारे दरमियान गुजरे हुए वाकयात और हालात पर बात होने लगी। मुमताज का कारोबार, अगवा, लाहौर में पेश आने वाले खूनरेज वाकयात, फिर कराची की हंगामा खेज सरगर्मियाँ, यहूद नवाज तंजीम, CF के शोएब होरी, चौधरी नवाजिश का नेटवर्क, अलगर्ज मेरी जिंदगी के तमाम ही अहम शोबे जेरे बहस आए। एक बात मैंने खास तौर पर नोट की और वो ये कि कादी या पाशा ने एक मरतबा भी मिनास बाकर पर टूटने वाली कियामत का जिक्र नहीं किया था। ये दोस्ती निभाने का एक उम्दा नमूना था। हमारी गुफ्तगू अभी जारी थी कि मगरिब की आदान होने लगी। इस वक्त साहिल का मौजू चल रहा था और मैं फिलहाल इस टॉपिक से बचना चाहता था, लिहाजा वहां से रुखसती के लिए पर तोड़ने लगा। मुझे हर सूरत 8 बजे से पहले शहजाद के पास पहुंचना था। मिलने और बिछड़ने का अमल इंसानी जिंदगी का हिस्सा है। इंसान मुस्तकिल तौर पर किसी एक हालत, एक मुकाम पर नहीं रह सकता। फरीद पाशा की सी रात वापस लाहौर जाना था और काजी सुल्तान को अगले रोज बनी सर रवाना होना था। तब वो दोनों बारी बारी मुझसे बगल घेर हुए। फरीद पाशा ने बड़े वसूख से कहा, इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, इंशाअल्लाह। मैंने मुख्तसर गोई पर इक्तफा किया। दिल में अचानक एक बेनाम सी बेचैनी और इज़्तिराब भर गया। मैंने कहने को तो कह दिया, लेकिन महसूसात चीख चीख कर शोर मचा रहे थे। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इस वक्त मैंने किसी को अपने एहसासात से आगाह करना जरूरी ना जाना और दिल गिरफ्ता खामोशी के साथ वहां से रुखसत हो गया। बेबसी इसी तरह मजबूर किया करती है। वो सब यही समझे होंगे कि ये बिल बिछड़ने की मलूलियत है। वो भी अपनी जगह ठीक ही थे, मगर उनको कौन बताता कि ये अब्दी जुदाई की मलालियत है। किसी जमाने में वो बरसाती नाला हुआ करता था, बाद में शहर आबाद होते होते फैलता चला गया। बस्तियों इलाके एक दूसरे के करीब आने लगे तो इस नाले के अंदर सड़क बनाकर PEH सोसाइटी और E मार्केट को आपस में मिला दिया गया। मज़कूरा बरसाती नाला हाल के नजदीक रेलवे लाइन के नीचे से गुजरता था। इस नाले पर बनी हुई पुलिया शायद अंग्रेजों के जमाने से थी। हमने जेडी मलिक को शिकार करने के लिए इसी पुलिया का इंतखाब किया था। पुलिया के नजदीक दोनों जानिब कम से कम 50 गज तक तारीकी का राज रहता था। अक्सर व बेशतर पुलिस वाले इस अंधेरे में छुपकर रिक्शा टैक्सी वालों से मुलाकात किया करते थे। वो रास्ता खासा शॉर्टकट था, लेकिन रिक्शा टैक्सी वाले रात गए पुलिस वालों के खौफ से इधर जाने से अक्सर कतराते रहते थे। मेरी ताज़ातरीन मालूमात के मुताबिक पुलिस रात 10:30 के बाद अपनी कारकर्दगी का आगाज करती थी, लिहाजा हमें उनकी तरफ से किसी किस्म का अंदेशा नहीं था। हम 8:30 बजे तक अपने मिशन से फारिग हो जाते। हमारी हिदायत के मुताबिक फैसल ने जेडी मलिक से फोन पर बात करके उसे सफ्दर अली के बंगले से निकलने पर मजबूर कर दिया था। फैसल मलिक के लिए आका की हैसियत रखता था, उसके हुक्म से सरताबी का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जेडी मलिक ने ठीक 8:30 बजे इस पुलिया के नीचे से गुजरना था। उसे ताकीद की गई थी कि वो अकेला आए। उसने गाड़ी का नंबर बता दिया और वादा किया था कि वो फैसल की हिदायत याद रखेगा। प्रोग्राम के मुताबिक जेडी मलिक को यही बताया गया था कि फैसल E मार्केट के नजदीक एक नान बाई की दुकान के करीब किसी खुफिया गोशे में छुपा खड़ा होगा और जैसे ही वो जेडी मलिक की गाड़ी को देखेगा सामने आ जाएगा। फिर जेडी मलिक उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाएगा। हमारे शिकार नीले रंग की टोयोटा स्टारलेट में आ रहा था। E मार्केट तक पहुंचने का सीधा रास्ता खाट वाले रेलवे फाटक की तरफ से था, लेकिन शहजाद की ताकीद के मुताबिक फैसल ने पुलिया के नीचे से गुजरकर आने की शर्त लगा रखी थी। जेडी मलिक को पुलिया के नीचे से गुजरकर बाईं जानिब मुड़ना था, जहां चंद गज के फासले पर मज़कूरा नान बाई की दुकान थी। इस मिशन में शहजाद ने अपने एक बाएतमाद दोस्त को भी शामिल किया था, लेकिन पुलिया वाली कार्रवाई की हद तक।
महमूद नामी वो शख्स हरगिज़ नहीं जानता था कि जेडी मलिक कौन है और हम उसे कहाँ किस मकसद के लिए ले जाना चाहते हैं। शहजाद ने उसे इतना ही बताया कि एक दुश्मन को छापना है जो 8:30 बजे रात नीली स्टारलेट में पुलिया के नीचे से गुजरेगा। शहजाद और महमूद दोनों मुसल्ला और पुलिस की वर्दी में भी थे। ये वर्दियां शहजाद ही ने मुहैया की थी। महमूद अपनी मोटरसाइकिल भी ले आया। हमारी प्लानिंग के मुताबिक शहजाद और महमूद को पुलिस वालों के बेस में पुलिया के नजदीक मौजूद रहना था। जैसे नीली स्टारलेट पुलिया में दाखिल होने के लिए ढुलवान उतरती, महमूद उसे रुकने का इशारा करता। लामोहल्ला जेडी मलिक को गाड़ी रोकना पड़ती। पुलिस वालों से ख्वाह मुख्वाह फंडा कोई भी मोल नहीं लेता। महमूद मलिक को गाड़ी से बाहर निकलने को कहता, बहाना चेकिंग वगैरह का होता। मलिक के पास इनकार या एतराज की कोई गुंजाइश ना होती। वो इस लम्हाती चेकिंग के लिए गाड़ी से नीचे उतराता। बस वही लम्हा हमारी कार्रवाई का होता। शहजाद थोड़ी फासले पर मोटरसाइकिल के करीब खड़ा होता। बेश डुलवान के आगाज पर लाइट ग्रीन हुंडा सिविक में रेड अलर्ट बैठा होता। शहजाद जैसी जेडी मलिक को गन पॉइंट पर लाता, मैं सिविक को उसके नजदीक ले आता। अगली लम्हे शहजाद जेडी मलिक को गाड़ी की अकबी निशिस्त पर पहुंचाकर अपने काबू में कर चुका होता। ये एक साफ सुथरी और बेदाग मंसूबा बंदी थी। मुबैना जाए वकुआ अक्सर वीरान रहती, इसलिए हमें अपनी कार्रवाई में किसी दुश्वारी का सामना ना होता। इस मुख्तसर से एक्शन के बाद हम जेडी मलिक को अपने खुफिया ठिकाने पर ले आते और महमूद अपनी सुजुकी मोटरसाइकिल पर कहीं भी रवाना हो जाता। और अब हम अपनी अपनी पोजीशन पर बिल्कुल तैयार खड़े थे। मैंने गाड़ी को एक ऐसी जगह रोका जहां गाड़ी के अंदर रहते हुए मैं अकबनुमा आईने में नीली स्टारलाइट को इस सड़क पर मुड़ते देख सकता था। उसके साथ ही पुलिस नाके पर भी मेरी निगाह थी। मेरी गाड़ी इस जाविये से पार्क थी कि मैं पहली नजर में ड्राइविंग सीट पर बैठा नजर न आता। वहाँ नीम तारीकी का राज था। फिर वो गाड़ी मेरी नजर में आ गई। इस वक्त 8:25 हुए थे। वो या जेडी मलिक 5 मिनट पहले आ गया था। नर्सरी की जानिब से आने वाली सड़क पर से जब नीली स्टारलाइट हमारी गली में मुड़ी तो मैं तनकर बैठ गया। मैंने पहली नजर में नंबर प्लेट को देखकर गाड़ी का नंबर कंफर्म किया। फिर ड्राइविंग सीट की तरफ मेरी निगाह उठ गई। मैंने जेडी मलिक को रूबरू नहीं देखा था, ताहम फैसल की जबानी उसका जो हुलिया मेरी यादाश्त में नक्श हुआ। ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स उस पर फिट बैठता था और वो गाड़ी में अकेला ही था। इसका यही मतलब था मलिक फैसल की हदायत पर मनोअन अमल किया गया था। नीली स्टारलाइट मेरे पास से गुजरकर पुलिया की समत बढ़ गई तो मैंने नहायत ही चाबकदस्ती से नस्तालीक और शाइस्ता मिजाज हुंडा सिविक का इंजन बेदार कर दिया। वो बड़े सनसनी खेल लम्हात थे और सेकंड का 10वां हिस्सा भी काम और सिर्फ काम का मुतकाजी था। मेरी आंखों ने देखा जेडी मलिक ने पुलिस के इशारे पर बड़ी शराफत से गाड़ी रोक ली। मैं बिल्कुल तैयार खड़ा था। जैसे मलिक स्टारलाइट से बाहर आया, मैंने गाड़ी को लम्हाती जुम्बशों के तफैल उसके करीब पहुंचाने के लिए आगे बढ़ा दिया। वो मेरी इस हरकत पर चौंका, लेकिन मैं उससे पहले स्टारलाइट के अंदर होने वाली गैर मुतवक्की हरकत पर चौंक उठा था। स्टारलाइट की अगमी निशिस्त पर मैंने एक इंसानी सरकी नमूदार होते देख ली थी। मेरे दिल ने चश्मे ज़दन में फैसला किया और मैंने गाड़ी रोकने की बजाय स्टारलाइट की पूंछ से टकरा दी। ये एक अचानक टक्कर थी जो मेरी गाड़ी की फ्रंट राइट साइड ने बल्कि गाड़ी की बैक लेफ्ट साइड को मारी थी। स्टारलाइट स्टार्ट थी। वो मेरी गाड़ी का धक्का खाकर नशेब में चल निकली और इत्तफाक से उसका रुख आने वाले रास्ते की जानिब हो गया। इसी दौरान में शहजाद जेडी मलिक को टारगेट बना चुका था। उसी लम्हे स्टारलाइट के अकबी हिस्से में से हम पर फायरिंग की गई, लेकिन हम पूरी तौर पर महफूज रहे। स्टारलाइट बड़े बेढंगे अंदाज में कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए रॉन्ग साइड से पुलिया में दाखिल हो रही थी, इसलिए फायरिंग करने वाले का निशाना चौंक गया। इस मौके पर चूकना हमारे लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता था। शहजाद ने बड़ी फुर्ती के साथ जेडी मलिक को सिविक की अकबी निशिस्त पर पटका और खुद भी घुसकर अंदर बैठ गया। अगले लम्हे मैंने गाड़ी को पुलिया के अंदर डाल दिया। एक मरतबा फिर फायरिंग की आवाज सुनाई दी। खतरनाक क्लचनकोफ गरजी, लेकिन हम यकसर फायरिंग की रेंज से बाहर थे। महमूद अपनी मोटरसाइकिल पर एक तरफ खिसक गया था। उस खबीस ने मुझे मलिक की तरफ बढ़ते हुए देख लिया था। शहजाद ने जहरीले लहजे में कहा। उसका इशारा जेडी मलिक के साथी की तरफ था, जिसने 2 मरतबा फायरिंग करके हमें रोकने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मैंने कमनुमा आईने में बैक व्यू का जायजा लिया। स्टारलाइट पुलिया के ऐन नीचे फंस कर रह गई थी। सामने की तरफ से एक मजदा ट्रक उसकी राह रोके खड़ा था। कलाशन बरदार शख्स जब तक ड्राइविंग सीट संभाल कर सीधे रास्ते से हमारे ताकुब में लपकता, हम उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके थे। मैंने इत्मीनान की सांस खारिज करते हुए सिविक को महमूद आबाद गेट की जानिब बढ़ा दिया। उसी लम्हे शहजाद ने जेडी मलिक को बड़ी बेदर्दी से सीट के ऊपर से अपने पाँव में पहुंचा दिया। मैं उसे गन के निशाने पर रखे हुए गुर्राया। अहद शिकन नामुरादों को मैं अपने कदमों में रखता हूँ। बात खत्म करते उसने अपना एक पाँव मलिक के सीने पर जमा दिया। मलिक के लिए ये गैर मुतवक्के और खौलनाक सूरत हाल थी। उसी जबान से अभी तक मेरा नाम खारिज नहीं हुआ था। इसका यही मतलब था, वो मुझे सही तौर पर नहीं देख सका था। मैंने गाड़ी को कारपोरेशन से टर्न किया और काला पुल की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया, जहाँ स्पीड बढ़ाने में खासी आसानी महसूस हुई। जेडी मलिक शहजाद के पांव तले दबे दबे मिनमिनाया। मैंने कौन सी अहद शिकनी की है? फैसल ने तुमसे कहा था अकेले आना। शहजाद तुर्शी से बोला।
और तुम अपने इस गन बरदार चेले को भी गाड़ी में छुपा लाए। अहद चिकनी और क्या होती है? फैसल कहाँ है? मलिक ने तुरंत पूछा। अगर ये तुम्हारा आखिरी सवाल है तो सुन लो, फैसल इस वक्त जहाँ भी है तुम्हें वहीं पहुंचाया जा रहा है, शहजाद ने कहा और मेरा नाम लिए बगैर बोला, यार गाड़ी को पारसी गेट के बाद बाईं जानिब अंदर ले लो। मैं डिफेंस फेज 1 के अंदर ही अंदर रहते हुए निकल जाएंगे, वहाँ से नेशनल हाईवे पकड़ लेना, आगे का रास्ता तुम्हें मालूम है। मैंने खामोशी से शहजाद की बात पर अमल कर डाला। जेडी मलिक मुझे नहीं देख पा रहा था और शहजाद की भी यही कोशिश थी कि वो गाड़ी में मेरी मौजूदगी में आगाह न हो पाए। जेडी मलिक मुझे नहीं देख पा रहा था और शहजाद की भी यही कोशिश थी कि वो गाड़ी में मेरी मौजूदगी से आगाह ना हो पाए। मजबूरी की बात दूसरी थी। शहजाद की बात खत्म हुई थी कि जेडी मलिक ने पूछा, अगर तुम मुझे फैसल से मिलवाने जा रहे हो तो ये मुझ पर तुम्हारा एहसान अजीम है, तुम एक मुखलस दोस्त का रोल अदा कर रहे हो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा अंदाज दुश्मनों जैसा क्यों है? एक बात मानने वाली थी कि इस कसम परसी की हालत में भी जेडी मलिक ने अपनी आवाज को बेकाबू नहीं होने दिया था। इसका मतलब था वो मजबूत आसाब और ठंडे दिलो दिमाग का मालिक था। मगर इस वक्त शहजाद के तेवर बहुत खतरनाक नजर आ रहे थे। वो धमकी अमेज लहजे में फुनकारा, तुम्हारी समझ में अगर मेरी दोस्ती दुश्मनी नहीं बैठ रही तो मैं इस समझ का ऑपरेशन कर दूंगा। तुम्हें इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। वो एक लम्हे को रुका, फिर सनसनाते हुए अंदाज में बोला, तुमने साबित कर दिया वो तुम्हारा आखिरी सवाल नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर अब तुमने अपनी मनहूस जबान खोली तो मैं अपनी गन तुम्हारे सीने में खाली कर दूंगा। और इसका मतलब यही है कि गन खाली कर दूंगा जो पूरी तरह भरी हुई है। गाड़ी के अंदर कामिल सन्नाटा छा गया। जेडी मलिक जैसे गाग शख्स ने सूरत हालात की संगीनी और शहजाद के अल्फाज की बेरहमी को हकीकी मानों के साथ समझ लिया था। मैं डिफेंस मस्जिद वाले खूबसूरत पार्क और सदफ की रिहायशगाह को अपने पीछे छोड़ते हुए नेशनल हाईवे में कोरंगी रोड पर आ गया। यहाँ से दो रास्तों के जरिए हम अपने ठिकाने पर पहुंच सकते थे। एक तो नेशनल हाईवे क्रॉस करने के बाद फेज 2 के अंदर ही अंदर रास्ता था और दूसरा रास्ता नेशनल हाईवे पर सफर करने का था। आगे जाकर हम मेन खयाबान इत्तेहाद पर मुड़ जाते जो चंद मिनट में हमें मंजिले मकसूद पर पहुंचा देता। मैंने फेज 2 के कल्ब से गुजरने वाले रास्ते का इंतखाब किया और उंडा सीवक की रफ्तार में बतदरीज इजाफा करता चला गया। जेडी मलिक एक तरह से अंधा होकर रह गया था। उसे कतन ये बात मालूम नहीं थी कि वो अपने ही इलाके से गुजर कर लम्हा बलम्हा मक्तल की जानिब बढ़ रहा था। ठीक 9 बजे हम अपने ठिकाने पर पहुंच गए। शहजाद ने गाड़ी के अंदर ही एक मैला कपड़ा जेडी मलिक की आंखों पर कस कर बांध दिया। ये गाड़ी साफ करने वाला एक बदबूदार कपड़ा था जो जेडी मलिक के लिए हमारी तरफ से होने वाली खातिर तबादे की पहली डिश थी। बंगले में दाखिल होने के बाद मलिक को आंखें बंदे बंदे एक महफूज कमरे में पहुंचा दिया गया। वो इस बात से यकसर बेखबर था कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। शहजाद कैदोबंद का माकूल सामान वहाँ पहुंचा चुका था। आइंदा 15 मिनट में शहजाद ने मेरी मदद से जेडी मलिक को बड़े तसल्ली अमेज अंदाज में सेट कर दिया। मैं इस काम से फारिग हुआ ही था कि जरगुल ने इशारे से मुझे अपने पास बुला लिया। उसके अंदाज से खासी घबराहट जाहिर हो रही थी। मैं उसके साथ टेलीफोन वाले कमरे में आया और जल्दी से पूछा, क्या बात है जरगुल, तुम इस कदर बुखलाई हुई क्यों हो? तुम्हारी आमद से 1 मिनट पहले सदफ का फोन आया था। उसने बताया वो फौरी तौर पर तुमसे बात करना चाहती है। उसके लहजे से मैंने ये महसूस किया वो किसी परेशानी में मुब्तला है। जरगुल की बात ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। मैंने इज़तरारी लहजे में पूछा, उसने कुछ बताया नहीं? नहीं, वो कतियत से बोली, बस इतना कहा है कि वो थोड़ी देर बाद दोबारा फोन करेगी। इसी दौरान में वो तुम्हें फ्लैट और मिनाज साहब के बंगले पर ट्रेस करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब है कोई सीरियस मामला है। मैं यकदम मुतफिक्र हो गया। इसी दौरान में शहजाद भी हमारे पास आ गया। हमारे लड़के हुए चेहरों ने उसे परेशान कर दिया। उलझे हुए लहजे में वो बोला, तुम दोनों को क्या हुआ है? इससे पहले कि हमसे कोई उसके सवाल का जवाब देता टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने लपक कर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ सदफ थी। वो हिजानी लहजे में बोली, तुम कहाँ रह गए थे वजदान? क्या हो गया सदफ? मैंने उल्टा उसी से सवाल कर डाला। वो इंकशाफ अंगेज लहजे में बोली, मैंने साहिल का सुराग लगा लिया है, तुम फौरन मेरे पास चले आओ। सदफ इतनी बड़ी बात कह रही थी कि मैं उछल पड़ा। तुमने उसे कहाँ देखा है? मैंने बेताबी से पूछा। फोन पर लंबी चौड़ी बात नहीं हो सकती, मैं पब्लिक कॉल ऑफिस से बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम मुझे बिल्कुल दुरुस्त लोकेशन बताओ। मैं अवामी मरकज के सामने सड़क की दूसरी तरफ अपनी गाड़ी में हूँ, उसने बताया। मैंने अपनी गाड़ी सर्विस रोड के किनारे खड़ी कर रखी है। फोन रखने के बाद मैं गाड़ी में जाकर बैठूंगी। मैंने पूछा, तुम लाल किला वाली साइड की बात कर रही हो ना? बिल्कुल। तुमने इस बात का किसी और से जिक्र तो नहीं किया? कती नहीं। वो दो टोक अंदाज में बोली, तुम मेरा इंतजार करो, मैं आधे घंटे से पहले तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। मैंने रिसीवर रखा तो वो दोनों इस तेजाबिया नजरों से मुझे तकने लगे। मैंने उन्हें मुख्तसरन सूरत हाल से आगाह किया। फिर शहजाद से कहा, मुझे फौरी तौर पर जाना होगा, तुम दोनों इन दोनों पर गहरी नजर रखोगे। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊंगा। शहजाद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया और कहा, जब तक मैं वापस आता हूँ तुम इन दोनों की ड्राइंग्स तैयार कर लो, फिर हम दोनों मिलकर इनमें रंग भरेंगे। वो मानीखेज अंदाज में गर्दन हिला कर रह गया। शहजाद और जरगुल की ख्वाहिश थी कि मैं गाड़ी में जाऊं, लेकिन मैंने हुंडा सीविक को जेरे तामीर बंगले पर ही छोड़ा
और एक नई नवेली टैक्सी पकड़कर सद्दफ की तरफ रवाना हो गया। सद्दफ ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई थी कि मेरा तन बदन हवा में उड़ने लगा था। मेरी हिदायत पर टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी को हवाई घोड़ा बना दिया। थोड़ी देर बाद मैं सद्दफ की वाइट सनी में बैठा उससे इस्तफसार कर रहा था। इस वक्त रात के 9:45 बजे थे। सद्दफ ने मुझे जो तफसील बताई वो एक हैरत अंगेज इत्तफाक ही था। उसके मुताबिक वो अपनी एक दोस्त से मिलकर वापस आ रही थी कि कारसाज के नजदीक एक टेंटेड ग्लासेस वाली एक स्याह गाड़ी को गुजरते हुए देखा। वो रोड की दूसरी जानिब थी। टेंटेड ग्लासेस वाली गाड़ी का गुजरना कोई खास बात नहीं थी, लेकिन उस स्याह गाड़ी के पीछे जाने वाली पजेरो ने सद्दफ की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा दी। उसे मज़कूरा पजेरो में शकीब उस्मानी की एक झलक देख ली थी। वो एक लम्हे को खामोश हुई तो मैंने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है वो शकीब उस्मानी ही था? मेरी आवाज खासी तेज थी। 101% यकीन है। मैंने गुज़िश्ता रात उसे नकली पुलिस मोबाइल में बैठे देखा था। सद्दफ ने पूरे यकीन से कहा। तुम मुझे साहिल के बारे में बताने वाली थी, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। वो बोली, वैसे यार टेंटेड ग्लासेस वाली गाड़ी के अंदर तो नहीं देख सकती थी, ताहम मैंने पजेरो का ताकुब शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ियां आगे पीछे चलते हुए मोहम्मद अली सोसाइटी में दाखिल हो गई। इस बात की तस्दीक हो गई थी कि वो दोनों एक ही काफिले का हिस्सा हैं, लेकिन अंधे शीशों वाली गाड़ी को देखकर मेरे ज़हन में फौरन साहिल का तस्वुर उभर आया और कोई पुरस्रार आवाज मेरे अंदर कहने लगी, इस गाड़ी में साहिल को कहीं ले जाया जा रहा है। मैंने बड़ी एहतियात रवि से दोनों गाड़ियों का ताकुब जारी रखा और उनकी मंजिल देख ली। सद्दफ धमाका खेज इंकशाफ कर रही थी। मुझे भी ऐसा महसूस होने लगा जैसे टेंटेड ग्लासेस वाली स्याह गाड़ी में मेरी साहिल को कहीं शिफ्ट किया गया है। मैंने बड़े इज़्तिरारी लहजे में सद्दफ से दरियाफ्त किया, मुझे उस मंजिल का रास्ता दिखाओ जहाँ साहिल को पहुंचाया गया है। तुम्हें वो जगह याद है ना? नहायत ही अच्छी तरह वो ठहरे हुए लहजे में बोली। मैंने उस एक मंजिला सफेद बंगले को अपने जहन में महफूज कर लिया है जहाँ वो दोनों गाड़ियां पहुंची थी। बंगले के मेन गेट के साथ नस्ब नेम प्लेट पर मैंने एसपी होरी के अल्फाज भी दर्ज देखे हैं। एसपी होरी से शुएब होरी भी हो सकता है। मेरे अल्फाज में बड़ी तपश थी। मैं भी उसी हवाले से साहिल के बारे में पूरी यकीन हो गया। सद्दफ ने कहा, मुझे फौरन उस बंगले पर पहुंचा दो। मैंने इज़्तिरारी अंदाज में कहा। चंद मिनट बाद हम मोहम्मद अली सोसाइटी में वाक़े उस बंगले के सामने से गुजर रहे थे। गली के इख्तिताम पर मैंने सद्दफ को गाड़ी रोकने का इशारा किया। उसने मेरे इशारे की तामील कर दी। मैंने कहा, गाड़ी को इसी जगह छोड़ दो, हम अभी और इसी वक्त सफेद बंगले में दाखिल हो रहे हैं। क्या तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो? अचानक ही मैंने सद्दफ को साथ रखने का फैसला कर लिया। वो बड़ी दिलेरी से बोली, मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पूरी तरह तैयार हूँ। 1 मिनट में हमने लाए अमल तैयार कर लिया। मुझे सामने से और सद्दफ को अकबी सम से बंगले में दाखिल होना था। फिर जो भी हालात पेश आते उनसे निमट लिया जाता। हम दोनों गाड़ी से बाहर आए, निगाहों ही निगाहों में एक दूसरे की मदद का वादा किया और अपनी अपनी राह पर खोल के। मुझे बंगले के अंदर दाखिल होने के लिए कोई खास कोशिश नहीं करना पड़ी। गेट पूरी तरह बंद था और चौकीदार गेट पर मौजूद नहीं था। मैंने नहायत ही होशियारी से दीवार फांदी और बंगले के अंदर पहुंच गया। सामने एक वसी अरीज ड्राइवे नजर आया, उसके साथ ही बरामदा था। बरामदे के सामने एक बड़ा ही चौबी दरवाजा मौजूद था जहाँ से इमारत के अंदरूनी हिस्सों तक रसाई हासिल की जा सकती थी। मज़कूरा दरवाजा बंद था। मैंने अपने गिरदोपेश पर एक चौकन्ना निगाह डाली और मुतमईन होने के बाद दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी मैंने बरामदे का निस्फ हिस्सा ही अबूर किया था कि मेरे कदम यक बयक रुक गए। उसी वक्त अकब से किसी ने ललकारा, खबरदार, एक कदम भी उठाया तो जान से जाओगे।